तो अब देखते हैं अपन क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। तो पहले तनाव क्या है? कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों द्वारा व्यक्ति में होने वाले शारीरिक, सांवेगिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन है, जो व्यक्ति में इन सभी पक्षों को प्रभावित करते हैं। ठीक है? फिर ये प्रतिबल विद्युत की भांति होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और मानव उद्वेलन में वृद्धि करते हैं, निष्पादन को बढ़ाते हैं। फिर हैंस शाले ने क्या बोला था? किसी मांग के प्रति शरीर की अविशिष्ट अनुक्रिया है। ठीक है? फिर इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो ये गत्यात्मक, मानसिक, संज्ञानात्मक अवस्था है। तो गत्यात्मक मानसिक अवस्था है या फिर गत्यात्मक संज्ञानात्मक अवस्था है। यह प्रतिक्रिया, प्रक्रिया और अभिप्रेरक है। ये असंतुलन उत्पन्न करता है। यह मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करता है तथा निष्पादन को प्रभावित करता है और ऊर्जा भी प्रदान करता है। दबाव ना तो एक उद्दीपक है, ना ही अनुक्रिया है, बल्कि ये व्यक्ति और व्यवहार के मध्य एक सतत व्यवहार की प्रक्रिया है। सॉरी, तो व्यक्ति और पर्यावरण के मध्य एक सतत व्यवहार की प्रक्रिया है। फिर ये आत्मनिष्ठ है और व्यक्तिगत होता है, मतलब व्यक्तिगत प्रत्यक्षण अलग-अलग होता है, ठीक है? अब अपन इसकी जो डेफिनेशन है, ये जो ऊपर लिख रही है, इसको कैसे बताएँगे? बाह्य अथवा आंतरिक प्रतिबल, जो जैविक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ, तो बाह्य अथवा आंतरिक प्रतिबल के कारण जैविक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ, जो दबाव को जन जब जन दबाव के अनुभव को जन्म देती है, ठीक है? तो उसके परिणाम स्वरूप दबाव प्रतिक्रिया होती है, चुनौती पर विजय पाना या बीमारी, तनाव, तो ये सब आती हैं। तो ये क्या है? बाह्य अथवा आंतरिक प्रतिबल के कारण जैविक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएँ जो दबाव के अनुभव को जन्म देती हैं, जैसे सामना करना, रक्षा, ये सब। और इसका परिणाम होता है कि दबाव प्रतिक्रिया आती है, जो जैसे कि चुनौती पर विजय पाना या फिर बीमारी हो जाती है या कोई तनाव हो जाता है, ठीक है? तो ये है। फिर दबाव के प्रकार, तो मात्रा के आधार पर दबाव बताए हैं 2 प्रकार के। यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस। दबाव का वह स्तर जो हमारे लिए लाभकारी है, निष्पादन बढ़ाता है, यूस्ट्रेस है। सकारात्मक होता है, उत्सुकता उत्पन्न करता है और अल्पकालिक होता है। फिर डिस्ट्रेस होता है, ये तनाव का बढ़ा हुआ स्तर होता है, जो कार्य में व्यवधान डालता है, निष्पादन को घटा देता है। नकारात्मक होता है, दुश्चिंता उत्पन्न करता है और दीर्घकालिक होता है, ठीक है? फिर इसके भी 2 टाइप होते हैं डिस्ट्रेस के। एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक, ठीक है? तो एक्यूट यानी कि तीव्र दबाव, तो यह घटनापरक होता है, ठीक है? यह कम समय के लिए होता है किंतु तीव्रता अधिक होती है इसकी, जैसे टायर का पंक्चर होना। फिर एक क्रोनिक होता है, क्रोनिक यानी चिरकालिक, तो यह अत्यधिक नुकसानदायी होता है और यह लंबे समय के लिए होता है, किंतु इसकी तीव्रता कम होती है, जैसे वित्तीय समस्याएँ हो गई, माता-पिता का तलाक हो गया, तो ये सब है। फिर आते हैं कारकों के आधार पे दबाव, तो जैसे होते हैं कारकों के आधार पे 2, पहले तो भौतिकी एवं पर्यावरणीय दबाव। तो भौतिक दबाव कौन से हैं? तो यह दबाव, जो भौतिक दबाव हैं, वे भौतिक दबाव क्या है? वे माँगे हैं जिनके कारण हमारी शारीरिक दशा में परिवर्तन होता है, ठीक है? और हम तनाव का अनुभव करते हैं, जैसे शारीरिक श्रम, पौष्टिक भोजन की कमी, चोट, निद्रा की कमी। तो ये है भौतिक दबाव, वे माँगे हैं जो हमारी शारीरिक दशा में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, ठीक है? तो ये अपन ने देख लिया। फिर है पर्यावरणीय दबाव, तो हमारे परिवेश की वैसी दशाएँ जो अपरिहार्य होती हैं, जैसे वायु प्रदूषण, भीड़, शोरगुल, ग्रीष्मकाल की गर्मी, सर्दी, ये सब, ठीक है? तो इनको अपन चेंज नहीं कर सकते, अपरिहार्य हैं। और एक भौतिक दबाव। फिर एक होता है मनोवैज्ञानिक दबाव। तो मनोवैज्ञानिक दबाव है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं और अनुभव करने वाले के लिए विशिष्ट होता है, क्योंकि इसका स्रोत आंतरिक होता है और इसके मुख्य स्रोत है जैसे कुंठा, द्वंद, आंतरिक और सामाजिक दबाव, ठीक है? फिर अगला है कौन-सा, इनको पढ़ेंगे बाद में, तो अगला एक आता है सामाजिक दबाव। तो ये बाह्य जनित होते हैं तथा दूसरे लोगों के साथ हमारी अंतःक्रियाओं के कारण होते हैं। इस प्रकार की सामाजिक घटनाएँ जैसे परिवार में मृत्यु, बीमारी या तनावपूर्ण संबंध, पड़ोसियों से परेशानी, ठीक है? ये होते हैं और ये सामाजिक दबाव व्यक्ति-व्यक्ति में बहुत भिन्न होते हैं। या विभिन्न देख लिए दबाव के प्रकार। अब देखते हैं कुंठा क्या है? तो कुंठा है जब कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारी आवश्यकताओं या अभिप्रेरणा को अवरुद्ध करती है, जो हमारे इष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती हैं। अवरोध एवं बाधाएँ भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं ये। इसके कारण होते हैं सामाजिक भेदभाव हो सकता है, अंतर्वैयक्तिक क्षति हो सकती है, फिर कम अंक की प्राप्त करना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है? तो क्या है, कोई व्यक्ति या
कोई परिस्थिति जो हमारी आवश्यकता तथा अभिप्रेरकों को अवरुद्ध करती है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती है। फिर द्वंद्व। द्वंद्व क्या है? 2 या 2 से अधिक असंगत आवश्यकता तथा अभिप्रेरकों में द्वंद्व। तो 2 असंगत आवश्यकताएँ हैं और उनके अभिप्रेरकों में द्वंद्व। जैसे पढ़ें या खेलें, जीवन मूल्य या प्रशासनिक मूल्य। फिर आंतरिक दबाव। आंतरिक दबाव उन विश्वासों के कारण उत्पन्न होता है, जो हमारी कुछ प्रत्याशाओं पर आधारित होते हैं। जैसे कि मुझे हर कार्य में सर्वोत्तम होना चाहिए। इस प्रकार की प्रत्याशाएँ केवल निराशा ही पैदा करती हैं, ठीक है? अब ये अनेक व्यक्ति अपने लक्ष्य तथा अवास्तविक उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए निर्दयता से समय को प्रेरित करते हैं। तो सीधी बात है, ये उन विश्वास के कारण उत्पन्न हो रही है, जो हमारी प्रत्याशाओं पर आधारित हैं, ठीक है? फिर है सामाजिक दबाव। तो उन व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो हमारे ऊपर अत्यधिक मांगे थोप देते हैं। यह दबाव तब और बढ़ जाता है जब हम इस तरह के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, हो सकते हैं जिनके साथ हमें अंतर्व्यक्ति कठिनाई होती है। तो यह है सामाजिक दबाव। तो कुंठा, द्वंद्व, आंतरिक दबाव और सामाजिक दबाव। फिर डोलार्ड और मिलर आए थे। इन्होंने कुंठा आक्रामकता की परिकल्पना है, ऐसा बोला था। तो कुंठा ही आक्रामकता की परिकल्पना है। आक्रामकता कुंठा का ही उत्पादन है। तो कुंठा के कारण ही आक्रामकता होती है, ये बताता है। वैसा क्यों? कि पहले अपन को कोई आवश्यकता होती है, उसके कारण अंतर्नाद होता है, उसके कारण उद्वेलन होता है, लक्षित व्यवहार करते हैं, पर जो अपना व्यवहार होता है उसमें अपन असफल हो जाते हैं। उसके कारण फिर अपन वैकल्पिक मार्ग तलाशते हैं और उनमें द्वंद्व होता है कि कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। उसके कारण अपने अंदर कुंठा होती है और अपना आक्रामक व्यवहार हो जाता है। फिर है द्वंद्व। द्वंद्व वापस आ गया, तो आमतौर पर व्यक्ति द्वंद्व में तब पड़ता है जब परस्परी विरोधी स्थिति का सामना करना पड़े। और उद्देश्य और परिस्थिति के स्वरूप ये जीवन में 3 प्रकार के द्वंद्वों का सामना करता है। व्यक्ति तो जीवन में 3 प्रकार के द्वंद्व का सामना करता है, जिसमें आता है पहले प्रस्ताव द्वंद्व। तो जब किसी व्यक्ति को 2 या अधिक वांछित उद्देश्यों में चुनाव करना पड़े। फिर है परिहार द्वंद्व। जब किसी व्यक्ति को 2 या अधिक अवांछित लक्ष्यों में चुनाव करना पड़े, ठीक है? जैसे आगे कुआँ पीछे खाई। फिर एक है प्रस्ताव परिहार द्वंद्व। तो किसी व्यक्ति को समान उद्देश्य का चुनाव करने एवं उसे नकारने दोनों के प्रति प्रबल रुझान होता है। तो नकारने का भी और चुनाव करने का प्रबल रुझान है। तो जैसे कि एक युवा द्वारा शादी से पहले सोच-विचार करना, ये है। फिर अगला आता है लेजारस का दबाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो लेजारस का दबाव का संज्ञानात्मक सिद्धांत कहता है कि जब दबावपूर्ण स्थिति होती है, उसके प्रति व्यक्ति की जो अनुक्रिया है, वो काफ़ी हद तक 2 चीज़ों पे निर्भर करती है। पहले तो होता है घटना का प्रत्यक्षण, ठीक है? घटना को देखते हैं, फिर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन हम कैसे कर रहे हैं। तो पहले हम घटना को देख रहे हैं और उसका व्याख्या और मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं। अब मूल्यांकन भी 2 तरह का होता है। प्राथमिक मूल्यांकन जिसमें अपन कोई चुनौतीपूर्ण वातावरण है, उसका पॉज़िटिव और नेगेटिव का तटस्थ परिणामों के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, क्या ये पॉज़िटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है? फिर द्वितीय मूल्यांकन, तो अपन को जब पता चल गया कि जो अपनी ये पर्यावरण है, चुनौतीपूर्ण वातावरण, ये अपना दबाव है ही। तो जब प्रत्यक्षण ही दबावपूर्ण घटना के रूप में हो, तो ये 2 बातों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का सामना करने की योग्यता क्या है और व्यक्ति के पास व्यक्तिगत, भौतिक और सामाजिक संसाधन हैं या नहीं है। तो ये अनुक्रिया इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो घटना का प्रत्यक्षण कैसे कर रहा है और उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन कैसे कर रहा है। फिर यह मूल्यांकन विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न-विभिन्न हो सकता है। मूल्यांकन के अनेक कारक पर निर्भर करता है। जैसे कि व्यक्ति का पूर्व अनुमान, ठीक है? पूर्व अनुभव, फिर घटना का नियंत्रण व अनियंत्रणीय होना, ठीक है? व्यक्ति का आत्मविश्वास कैसा है? व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन कितने हैं और व्यक्ति की विचारधारा क्या है? ठीक है? तो ये सब है। फिर आगे चलें तो फिर किसी दबाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि निम्न आयामों पर किसी विशिष्ट दबावपूर्ण अनुभव का स्थान हुआ है। ठीक है? तो तीव्रता कम अधिक हो सकती है, अवधि अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती है, जटिलता कम या अधिक हो सकती है और भविष्य कथनीयता अप्रत्याशित है या पूर्वानुमेय है, ठीक है? कि पहले से पता था या नहीं था, ठीक है? तो बस यही है। फिर प्राय वे दबाव जो अधिक तीव्र, दीर्घकालिक, पुराने, जटिल और अप्रत्याशित होते हैं, वे अधिक नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं। ठीक है? बस यही है, ये तो टाइम पास है। अब आगे चलें, दबाव के कारण क्या हैं? तो वे घटनाएँ जो हमारे शरीर में दबाव उत्पन्न करती हैं। ये कुछ हो सकती हैं व्यक्तिगत घटनाएँ जैसे रहन-सहन या जीवन शैली, ठीक है, कैसा है?
फिर दूसरा है भावनात्मक और या फिर कोई बीमारी, तो रहन-सहन, जीवन शैली, भावनात्मक बीमारी। फिर मनोवैज्ञानिक, जिसमें भौतिकतावाद, कुंठा द्वंद, लालच, आर्थिक, तो ये जो अपने दिमाग में चलता रहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कमानी है, भौतिकतावाद, फिर कुंठा द्वंद, लालच, आर्थिक, ये सब उत्पन्न करते हैं। फिर सामाजिक, जैसे पारिवारिक दिक्कतें होती हैं, मित्र संबंध टूटना या फिर कोई मृत्यु हो जाना। फिर है कौन-सी? पर्यावरणीय दबाव। तो पर्यावरणीय कारण कौन-से होते हैं? जैसे भीड़-भाड़, शोरगुल, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, प्रदूषण, दुर्गंध, तो ये सब है, ठीक है? फिर एक होती है संगठनात्मक, जिसमें छँटनी हो रही है, मूल्यांकन हो रहा है, पारिश्रमिक कितनी है, कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है। फिर स्थानांतरण हो रहा है, पदोन्नति, तकनीकी और विवाद, प्रतिस्पर्धा, ये सब के कारण। अब आती है जीवन घटनाएँ, तो अपन देख रहे थे दबाव के कारण, उसमें आती है पहले जीवन घटनाएँ। तो जीवन घटनाएँ क्या हैं? ये एकाएक उत्पन्न होने वाली घटनाएँ होती हैं, ठीक है? और ये हमारी दिनचर्या को बाधित कर देती हैं, ठीक है? दिनचर्या को बाधित करने वाली घटनाएँ होती हैं, जीवन में उथल-पुथल मचा देने वाली घटनाएँ हमारे दबाव का कारण बनती हैं। तो इसका उदाहरण हो गया, जैसे घर बदल कर नए घर में जाना, तो एकाएक उत्पन्न होती है, दिनचर्या को बाधित कर देती हैं, जीवन में उथल-पुथल मचा देने वाली घटनाएँ होती हैं ये। जैसे माता-पिता का तलाक, प्रिय की मृत्यु, घर बदल कर नए घर में जाना, दीर्घकालिक संबंध का टूट जाना। फिर एक होती है परेशान करने वाली घटनाएँ, जिनको हैसल इवेंट कहते हैं। तो ये दैनिक जीवन के जो विपक्ष जो दबाव उत्पन्न करते हैं, और ये प्रकृति व्यक्तिगत होती है, ठीक है? अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के कारण बनी रहती हैं। तो जो लोग इन कारणों से दबाव महसूस करते हैं, उनका मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य निम्न स्तर का होता है, ठीक है? जैसे कोलाहलपूर्ण परिवेश, प्रतिदिन का आना-जाना, फिर झगड़ालू पड़ोसी, बिजली-पानी की कमी और यातायात की भीड़, ठीक है? तो ये सारी है कौन-सी? हैशल इवेंट। पहला देखा था अपने लाइफ इवेंट, और अब है हैशल इवेंट। फिर अगला है ट्रॉमेटिक इवेंट, यानी अभिघातज घटनाएँ। तो ये क्या हैं? अनेक इसके अंतर्गत, जैसे अग्निकांड, रेलगाड़ी या सड़क दुर्घटना, फिर लूट, भूकंप, सुनामी इत्यादि सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव कुछ समय बीत जाने के बाद भी दिखाई देता है, और कभी-कभी ये प्रभाव दुश्चिंता, अतीत अवलोकन, स जो भी है ये, फिर अंतर्विरोधी विचार, ठीक है? इत्यादि के रूप में सतत रूप से बने रहते हैं, और इनके कारण संबंधों में भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या है? अभिघातज घटनाएँ, ठीक है? और इस प्रकार के दबाव में सामना करने के लिए हमें विशेषज्ञों की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? फिर आते हैं दबाव के लक्षण। दबाव के लक्षण और प्रभाव में पहला आता है भावनात्मक और संवेगात्मक, जिसमें आते हैं जैसे दुश्चिंता, क्रोध, अवसाद, ईर्ष्या, लज्जा, आत्मघाती विचार, निराशावादी सोच, विश्वास की कमी, आकस्मिक मनःस्थिति परिवर्तन। ठीक है? तो ये सब चीज़ें दुश्चिंता, क्रोध, अवसाद, ईर्ष्या, लज्जा, आत्मघाती विचार, निराशावादी सोच, ये सब। फिर अगला है जैविक या फिर शरीर क्रियात्मक। तो जैविक और शरीर क्रियात्मक, इसमें क्या होता है? पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, हृदय गति में वृद्धि हो जाती है, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़न हो जाता है, दिमाग की समस्या होती है, थकावट, दुर्बलता, ये सारी देखने को मिलते हैं, अत्यधिक कम नींद, फिर कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ये सारी चीजें हैं। फिर संज्ञानात्मक स्तर पे दबाव के लक्षण क्या होते हैं या प्रभाव क्या होता है? जब मानसिक अतिभार हो जाता है, ठोस निर्णय लेने में कमी हो जाती है, गलत निर्णय लिए जाते हैं, कुतर्क हो जाते हैं, असफलताएं होती है, एकाग्रता में कमी होती है, और न्यूनीकृत अल्पकालिक स्मृति क्षमता हो जाती है। फिर व्यवहारात्मक में जैसे मद्यपान, उत्तेजित करने वाले पदार्थों को लेना, अशांत बेचैनी, फिर अनिद्रा, रोना, दिखावा, झूठ, ये सब। फिर कार्य निष्पादन में कमी, अनुपस्थिति में वृद्धि, रिश्तों से पलायन और एकाकीपन, ये व्यवहार में दिखने को लगते हैं, ठीक है? फिर बर्नआउट क्या है? दबाव के लगातार रहने के कारण व्यक्ति में उत्पन्न क्या है? शारीरिक, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था है। तो लगातार बना रहता है जब दबाव, तो उसके कारण व्यक्ति में उत्पन्न शारीरिक, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था है। शारीरिक में तो ये क्या है? दीर्घकालिक थकावट हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, ऊर्जा की कमी रहती है। फिर मानसिक प्रशांति में उत्तेजनशीलता, दुश्चिंता, असहायता और निराशा की भावना आती है। फिर अभिघातज उत्तर दबाव विकार क्या है? तो अभिघातज उत्तर दबाव विकार है कि अभिघातज पहुँचाने वाले अनुभवों को बारंबार अनैच्छिक रूप से सोचता है। वे पूर्व दृश्य बार-बार उसके मन में कौंधते हैं, और तथा काफ़ी समय बीत जाने पर भी उस घटना से संबंधित विचार उसे भयंकर रूप से ग्रस्त किए रहते हैं। ठीक है?
फिर मूल्यांकन आशंका, तो ये इसको मूल्यांकन दबाव भी कहते हैं, ठीक है। तो दबाव की वह स्थिति जो किसी जांच या मूल्यांकन वाले परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है, इसे सामान्यतः परीक्षा दुश्चिंता भी कहते हैं। तो किसी जांच या मूल्यांकन वाले परीक्षण में व्यक्ति के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर ऐसे व्यक्तियों का मूल्यांकन की जाने वाली स्थितियों में वे अपने लिए व्यक्तिगत खतरा समझते हैं, तनावग्रस्त, आशंकित, अधीर, संवेगात्मक रूप से भाव प्रबोधित रहते हैं, एकाग्रता में कमी रहती है, असफलता का भय रहता है, असहायता की भावनाएं, प्रतिष्ठा व सम्मान में कमी हो जाती है। फिर अगला आता है सामान्य अनुकूलन लक्षण सिद्धांत, ठीक है। तो यह हैंस चार्ले द्वारा प्रतिपादित है और ये कहता है यह दबाव के सतत बने रहने पर शरीर में घटनाओं की व्याख्या करता है, ठीक है। तो दबाव के सतत बने रहने पर शरीर में घटनाओं की व्याख्या करता है और इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं। तो अपने शरीर में क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं, उनकी व्याख्या कर रहा है। तो पहले होती है सचेत प्रतिक्रिया, यानी कि अलार्म रिएक्शन। तो दबाव कारक की उपस्थिति के कारण एड्रेनालिन या पियूष कॉर्टेक्स सॉरी एड्रेनालिन एड्रेनल एडर एड्रीनल सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ एड्रीनल पीयूष कॉर्टेक्स तंत्र सक्रिय हो जाता है, व्यक्ति संघर्ष या पलायन के लिए तैयार हो जाता है और दबाव के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देता है। फिर अगला आता है प्रतिरोध। तो जब दबाव दीर्घकालिक हो तो संसाधनों को अधिक सावधानी से पूर्ण उपयोग करने को उद्वत करता है और व्यक्ति खतरे का सामना करने के लिए मुकाबला करने का प्रयास करता है। फिर अगला आता है परिश्रांति। तो दीर्घकालिक प्रतिक्रिया के कारण शरीर के संसाधन खत्म हो जाते हैं और शरीर थक जाता है और रोगग्रस्त हो जाता है। फिर अगला आता है मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक है? तो ये क्या है? ये कहता है मन, मस्तिष्क और प्रतिरक्षा तंत्र के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है यह। तो मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान यह प्रतिरक्षा तंत्र पर दबाव का अध्ययन करता है। तो जैसे भय, क्रोध, शत्रुता है कोई, उसके कारण हमारा क्रोध विस्फोट हो सकता है, क्रोध आवेश प्रदर्शन हो सकता है, फिर निराशा की भावना आ सकती है और हमारे दबाव हार्मोन रिलीज होंगे इस टाइम पे, जिससे अपना फिर इन दोनों के कारण ही अपना प्रतिरक्षक तंत्र है वो दुर्बल पड़ जाता है और मानसिक और शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। तो मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान मन, मस्तिष्क और प्रतिरक्षा तंत्र के बीच संबंध बताता है। फिर है संभावित दबावपूर्ण जीवन घटना मापनी। तो संभावित दबावपूर्ण जीवन घटना मापनी इसका विकास किया था होम्स और राहे ने और भारतीय समुदाय के लिए सिंह ने कौर ने किया था, ठीक है। ये 51 परिवर्तनों की एक आत्म निर्धारण प्रश्नावली है। तो 51 परिवर्तनों की एक प्रश्नावली है, ठीक है, जिसका किसी व्यक्ति ने अनुभव किया है और प्रत्येक जीवन घटना को उसकी गंभीरता के आधार पर एक संख्यात्मक मूल्य प्रदान किया जाता है। जैसे जीवन साथी की मृत्यु को 95, व्यक्तिगत बीमारी चोट के लिए 56 और जो योगफल आएगा वही दबाव का अंक होगा। तो ये सीधी बात है, दबाव को मापने के लिए है संभावित दबावपूर्ण जीवन घटना मापनी, ओम और राय ने दी थी। फिर दबाव का प्रबंध, तो कोपिंग स्टाइल, तो दबाव के प्रति एक गत्यात्मक स्थिति या विशिष्ट प्रतिक्रिया है। तो दबाव के प्रति गत्यात्मक स्थिति विशिष्ट प्रतिक्रिया है, गत्यात्मक है और स्थिति विशिष्ट है, पहली तो ये चीज है। तो दबाव के प्रति कुछ निश्चित मूर्त और अमूर्त अनुक्रियाओं का समुच्चय है जिसका उद्देश्य समस्या समाधान कर दबाव को कम करना है। तो मूर्त भी हो सकती हैं और अमूर्त भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर दबाव प्रबंधन की तकनीकें, उसमें पहले आते हैं मनोवैज्ञानिक बदलाव। तो असहाय आदतों पर विजय पाना, जैसे पूर्णतावादी होना, इस पे विजय पाना, फिर परिहार यानी कि चुनौतियों को कम आकलन करना, फिर विलंबन, जरूरी कार्य करने में टाइम नहीं लगाना, फिर है टालने की प्रवृत्ति से निपटना। तो ये असहाय आदतें उन पे विजय पा लेना मनोवैज्ञानिक बदलाव में। दूसरा आता है सविवेक चिंतन। तो उत्तेजक विचारों, दुश्चिंता और अविवेकी विचार बाहर करना। तो उत्तेजक विचार, दुश्चिंता और अविवेकी विचार बाहर करना, पॉजिटिव सोच रखना। फिर एक आता है सकारात्मक अभिवृत्ति। तो वे वास्तविकता का सही आकलन करना, पहले तो सबसे पहली बात ये है। फिर दूसरा है सहिष्णु व समन्वय का भाव रखना। फिर नए विचारों, तो तीसरा है नए विचारों के लिए खुलापन और चौथा है हंसमुख स्वभाव। तो सकारात्मक अभिवृत्ति रखनी है, ठीक है, एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। फिर क्या है सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। तो यह क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो दबाव से निपटने के लिए एक प्रभावी तकनीक है। इसमें सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण एक आत्मनिष्ठ अनुभव है जिसमें प्रतिमा तथा कल्पना का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आत्मनिष्ठ है और
ये एक अनुभव है जिसमें प्रतिमा और कल्पना का उपयोग किया जाता है, ठीक है? तो बस यही है। फिर अगला है संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीकें, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। तो ये क्या करती हैं? इन तकनीकों का उद्देश्य है व्यक्ति को दबाव के विरुद्ध संचारित करना होता है, तो मतलब उसको बताना होता है, ठीक है? संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकें, इसमें आता है मिचेन बॉम ने दबाव संचारण प्रशिक्षण की एक प्रभावी विधि विकसित की है। इसके अनुसार व्यक्ति के नकारात्मक अविवेकी विचार के स्थान पर सकारात्मक और सविवेकी विचार प्रतिस्थापित कर दिए जाएं, ठीक है? तो ये कहता है मिचेन बॉम। तो वो कहता है इसके लिए पहले 3 चरण होते हैं। पहले मूल्यांकन करो, ये समस्या की प्रगति पर चर्चा करना और व्यक्ति के दृष्टिकोण को देखना। फिर दबाव न्यूनीकरण तकनीक जैसे विश्रांति या आत्म अनुदेशन को सीखना, जिसमें रिलैक्सेशन है या फिर सेल्फ इंस्ट्रक्शन है, इनको सीखना। और अनुपयोग और अनुवर्ती कार्यवाही, यानी एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू। तो अनुपयोग करो फिर अनुवर्ती कार्रवाई करो। तो ये है मिचेल बॉब का दबाव संचारण प्रशिक्षण। फिर अगला है जैव प्रतिप्राप्ति या फिर बायोफीडबैक। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दबाव के शारीर क्रियात्मक पक्षों का परिवेक्षण कर उन्हें कम करने के लिए फीडबैक दिया जाता है। तो शरीर के जो क्रियात्मक पक्ष हैं उनका परीक्षण करते हैं। दबाव के शरीर क्रियात्मक पक्षों का परीक्षण, ठीक है? फिर वर्तमान कालिक शरीर क्रियाएं क्या हो रही हैं, इसमें कि व्यक्ति में क्या हो रही हैं, और इसके साथ विश्रांति प्रशिक्षण का उपयोग भी किया जाता है। तो उसको बताते हैं कि भाई तेरे शरीर में ये दिक्कतें हो रही हैं। फिर जैव प्रति प्राप्ति प्रशिक्षण में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले तो अवेयरनेस, तो किसी विशेष शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया के प्रति जागरूकता कि यार तेरी हृदय गति बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। फिर कंट्रोल, उस शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया को शांत अवस्था में नियंत्रित करने के उपाय सीखना। और ट्रांसफरिंग, नियंत्रण को सामान्य जीवन में अंतरित करना। तो ये 3 है, एक्ट, अवेयर, कंट्रोल और ट्रांसफर। फिर स्वास्थ्य प्रबंधन, तो इसको कैसे करेंगे? विश्रांति की तकनीकें हैं जैसे, तो मन को शांत तथा इस शरीर को विश्राम अवस्था में लाने के लिए गहन श्वसन के साथ पेशी शिथिलीकरण का उपयोग करना। फिर है आहार, जिसमें भोजन संतुलित हो, सभी पोषक तत्व हों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला हो। फिर व्यायाम, रक्त संचार बढ़ाता है, श्वसन क्रिया मजबूत होती है, स्फूर्ति आती है और हृदय की दक्षता में सुधार होता है। फिर योग और ध्यान, तो इससे चेतना की परिवर्तित स्थिति उत्पन्न होती है, शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। फिर अगला है अन्य युक्तियाँ, जिसमें समय प्रबंधन, जीवन के उद्देश्य का बोध, ये सब है। और एक होती है संगठनात्मक स्तर पर, जिसमें स्वास्थ्यपूर्ण कार्य दशाएं हों, प्रभावी संप्रेषण हो, उचित एवं प्रभावी अभिप्रेरणा हो, भूमिका स्पष्टीकरण हो, सुरक्षा एवं सम्मान की भावना हो, समूह भावना का विकास हो और अनौपचारिक संबंध पर बल देना हो, ठीक है? फिर एडलर और पार्कर द्वारा भी कुछ युक्तियाँ बताई गई हैं। तो उसने पहले बताई है टास्क ओरिएंटेड, यानी कृत अभिविन्यास युक्ति। तो ये कहता है कि दबावपूर्ण स्थिति के प्रति पहले सूचनाएँ एकत्र करना, ठीक है? सूचनाएँ। फिर सकारात्मक विकल्पों की तलाश करना और संभावित परिणामों की जाँच करना। तो विकल्प तलाश लिए और उनके जो क्या परिणाम होंगे उनकी जाँच करेंगे। फिर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करना। यही समस्या ठीक है? तो ये है पहला, तो कृत अभिविन्यास यानी टास्क ओरिएंटेड। तो सूचनाएँ प्राप्त करना, सकारात्मक विकल्पों की तलाश करना, ठीक है? और संभावित परिणामों की जाँच करना और प्राथमिकता के आधार पर निर्णय करना। फिर एक होती है इमोशन ओरिएंटेड, जिसमें संवेग संवेग अभिविन्यास है ये। तो इसमें भावनाओं को अभिव्यक्त करना होता है, मन में पॉजिटिव विचार लाना होता है और अपने आप को समझाना होता है, ठीक है? फिर है परिहार अभिविन्यास अभिविन्यास, ठीक है? तो यह है अवॉइडेंस ओरिएंटेड, तो दबाव की गंभीरता को नकारना और उसकी जगह आत्मरक्षक विचारों को लाना। तो ये है। फिर एक लेजारस और फॉकमैन ने भी कुछ युक्तियाँ बताई हैं। तो ये कहते हैं कि इनके अनुसार दबावपूर्ण कार्य के संपादन में जो आंतरिक और बाह्य मांगे होती हैं, उन पर विजय पाने के लिए अथवा सहन करने के लिए निरंतर परिवर्तित होते रहने वाले संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक प्रयासों से ही दबाव का सामना करना होता है। तो ये कहता है कि या तो संज्ञानात्मक तरीके से कर लो या व्यवहारात्मक तरीके से दबाव का सामना। तो इसने 2 अनुक्रियाएँ बताई हैं, यानी समस्या केंद्रित यानी प्रॉब्लम फोकस। तो सूचना एकत्र करो, ऐसे कार्य जो घटना को परिवर्तित करते हैं, ठीक है? उनको देखो, फिर व्यक्ति की जागरूकता, ज्ञान के स्तर पे और विभिन्न विकल्प में बढ़ोतरी करना। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने हेतु ये उपयोगी है समस्या केंद्रित। फिर एक होती है संवेग केंद्रित, जिसमें समस्या के प्रति नहीं अपितु संवेग के प्रति अपन कार्य करते हैं और संवेग को कम करना इसमें शामिल है, ठीक है? फिर अगला आता है अपना टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन। तो क्या है स्वास्थ्य की परिभाषा? तो इसमें डब्ल्यूएचओ के अनुसार
स्वस्थ सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। ठीक है? वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और इस आध्यात्मिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य शामिल है। तो कौन-कौन से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक? अब देखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शरीर की संरचना, विकास, कार्यप्रणाली और रख-रखाव शामिल है। फिर मानसिक स्वास्थ्य हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक लचीलेपन से है, ठीक है? जो हमें जीवन में दर्द, निराशा, उदासी की स्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। फिर बौद्धिक अवस्था, जिसमें कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता है। फिर इसमें रचनात्मकता को प्रोत्साहित और हमारे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है। फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है? जीवन के अर्थ उद्देश्य की तलाश करना हमें आध्यात्मिक बनाती है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारी निजी मान्यता और मूल्यों को दर्शाता है। फिर सामाजिक स्वास्थ्य संतोषजनक रिश्ते का निर्माण करना और उसे बनाए रखना। फिर दबाव प्रतिरोधी व्यक्ति क्या है? तो कोबासा ने दिया था, ये कहता है वे व्यक्ति हैं जिनमें उच्च स्तर का दबाव है किंतु निम्न स्तर के रोग होते हैं। इनमें 3 विशेषताएं सामान्य रूप से पाई जाती हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? दृढ़ता या हार्डीनेस। अब हार्डीनेस की 3 चीज़ें होती हैं, क्या-क्या? प्रतिबद्धता, नियंत्रण, चुनौतियों का सामना। तो प्रतिबद्धता होनी चाहिए कार्य, रुचि, परिवार, सामाजिक जीवन के प्रति। फिर नियंत्रण होना चाहिए जीवन पे और स्थितियों पे और चुनौतियों का सामना करना, ठीक है? और वे जीवन में परिवर्तनों को सामान्यतः सकारात्मक समझते हैं, ना कि कोई खतरा। अब दृढ़ता आ जाए, दृढ़ता की डेफिनिशन, तो इसमें बताएँगे अपन अपने बारे में, संसार के बारे में तथा उनके बीच अंतर्क्रिया के विषय में विश्वासों का एक समुच्चय होता है। तो किसमें? अपने बारे में, संसार के बारे में और उनके बीच अंतर्क्रिया के विषय में विश्वासों का एक समुच्चय होता है। इसका निर्माण जो हम कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति हम व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, अपने जीवन पर नियंत्रण का बोध तथा चुनौतियों का भावना से होता है। ठीक है? तो जो कार्य करते हैं उसके प्रति तो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता होनी चाहिए, अपने जीवन पर नियंत्रण का बोध होना चाहिए और चुनौतियों पर विजय पाने की स या फिर चुनौतियों का सामना करने की भावना से होता है। फिर जीवन कौशल क्या है? तो ये अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की योग्यता है। तो किसकी? अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की योग्यता है, जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की मांग और चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाती है। तो अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की योग्यता है। फिर इसके कुछ गुण होते हैं, जैसे आग्रहीता, समय प्रबंधन, सविवेक चिंतन, संबंधों में सुधार, स्वयं की देखभाल और असहाय आदतों पे विजय पाना। फिर आग्रहीता, आग्रहीता क्या है? एक ऐसा कौशल और व्यवहार है जिसमें हम हमारी भावनाओं, आवश्यकता, इच्छा, विचारों को सुस्पष्ट और विश्वासपूर्ण संप्रेषण करते हैं, ठीक है? फिर ये ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी के निवेदन को अस्वीकार करते हैं, किसी विषय पर बिना आत्मचेतन के अपने मत को अभिव्यक्त करते हैं, खुलकर संवेग रखते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, इनकी अभिव्यक्ति आसानी से करते हैं। ठीक है? फिर समय प्रबंध, तो जिन कार्यों को महत्व देते हैं, उनका परिपालन करने में समय लगाएँ। उन कार्यों को करने में जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हों, उन पे अपन स समय लगाएँ, ठीक है? अपनी जानकारियों को वास्तविकता का बोध हो, फिर कार्य को निश्चित समय अवधि में करें, तो बस यही सब चीज़ें हैं। फिर स्वाभाविक चिंतन क्या है? विकृत चिंतन है, जिसमें अविवेकी विश्वास को चुनौती देना और संभावित अंतर्विरोधी नकारात्मक दुश्चिंता या उत्तेजक विचारों को मन से निकालना। फिर सकारात्मक अभिव्यक्ति क्या है? जीवन के प्रति सकारात्मक भाव, जीवन उद्देश्य और उत्तरदायित्व की भावना, वास्तविकता का सही से प्रत्यक्षण और सहिष्णुता। फिर है संबंधों में सुधार। संबंधों में सुधार के लिए 3 आवश्यक कौशल होने चाहिए, यानी कि सुनने का, अभिव्यक्त करने का और दूसरों की भावनाओं या मतों को स्वीकार करने का। फिर स्थिति स्थापन, तो स्थिति स्थापन है दबाव या विपत्ति के होते हुए भी पुनः अपने स्थान या पूर्व स्थिति में वापस आना। तो स्थिति स्थापन स्थापन एक संकल्पना सॉरी स्थिति स्थापन स्थापन का संकल्पना क्या है? निर्धारण, आत्म अर्थ, आत्मविश्वास, स्वायत्ता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ठीक है? अब इसके 3 साधन हैं, जैसे मेरे पास है, मैं हूँ और मैं समर्थ हूँ। फिर ये हैं कुछ कारक जिनको अपनाकर सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है, जैसे आहार जिसमें संतुलित और पौष्टिक भोजन का सेवन कर सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाया जा सकता है। फिर भोजन अनुकूल और विविध प्रकार का होना चाहिए। फिर एक है व्यायाम। व्यायाम क्या है? नियमित व्यायाम दबाव के प्रबंधन में सहायक है और अवसाद को कम करता है। ठीक है? फिर है सामाजिक अवलव।
तो सामाजिक अवलंब ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे व्यक्तियों का अस्तित्व है जिनमें हम विश्वास करते हैं, जो हमारे लिए तथा हम उनके लिए मूल्यवान हैं। और 3 प्रकार का होता है ये अवलंब, जैसे मूर्त अवलंब जिससे किसी धन या वस्तु से मदद करना, फिर सूचनात्मक अवलंब जिसमें दूसरों के अनुभव जानना और तीसरा है सांवेगिक अवलंब जिसमें मैं हूँ ना, तू मेरे लिए मूल्यवान है, ये सब। फिर एक है प्रत्यक्षित अवलंब। तो प्रत्यक्षित अवलंब क्या है? ये कहता है कि जो सामाजिक अवलंब की गुणवत्ता है, तो वो सामाजिक अवलंब की गुणवत्ता सामाजिक जालक्रम अर्थात सामाजिक अवलंब की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस ये इतना सा कह रहा है जो सामाजिक अवलंब की गुणवत्ता है वो सामाजिक अवलंब की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यही है प्रत्यक्षित अवलंब क्योंकि यह कुशल क्षेम से संबंधित है।